गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 328 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, पेरिस में आयोजित ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने क्रमशः कुल कितने पदक जीते? कितने जीते हैं पैरा ओलंपिक में और ओलंपिक में जो पेरिस में आयोजित हुआ था, फ्रांस के पेरिस में? ओलंपिक में कितने जीते? 6 या 7 या 5? ओलंपिक में जीते थे 6, ठीक है, कुल पदक। और पैरा ओलंपिक में जीते थे 29। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो छल्ले हैं, ओलंपिक में छल्ले कितने हैं? तो इन पर भी प्रश्न आ जाता है, 5 हैं। और रंग पर भी इनके प्रश्न आ जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों को तो याद रखिए, साथ ही ब्लैक है इसमें और येलो है। देखिए, पेरिस में ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत 6 पदकों के साथ 71वें स्थान पर रहा पदक तालिका में। और पैरा ओलंपिक खेलों में भारत 29 पदकों के साथ 18वें स्थान पर रहा। यानी पैरा ओलंपिक में ज़्यादा पदक जीते भारत ने, प्रदर्शन भी अच्छा रहा। और ओलंपिक में 6 पदक, एक भी स्वर्ण पदक नहीं, ठीक है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत खेल और राज्य, 7वीं सूची के अंतर्गत ये जो खेल है उसको राज्य सूची के अंदर शामिल किया गया है। आपको पता हो, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो उसी जो संघ सूची है उसी में खेल को रखा गया है। भारत की केवल 6% जनसंख्या ही खेलों में भागीदारी करती है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यह स्तर 20% है तथा जापान में तो 60% है। ठीक है, तो कारण देख लीजिए कम पदक आने का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही स्मॉल प्रेस्पा झील, स्मॉल प्रेस्पा झील कहाँ स्थित है? क्यों है न्यूज में ये? क्लाइमेट चेंज के कारण इसका वही हाल होने वाला है जो एरल सागर का हुआ है। ठीक है, पानी इसका खत्म हो चुका है, दलदली भूमि में ये कन्वर्ट हो रही है, या यूं कह लो कि सूख रही है। यह है अल्बानिया और ग्रीक की सीमा पर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, पहले ऑप्शन में है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एरल सागर है इन दोनों की सीमा पर। देखिए, अल्बानिया और ग्रीक की सीमा पर स्थित है स्मॉल प्रेस्पा झील। पानी में कमी के चलते दलदली झील में परिवर्तित हो रही है। स्वच्छ पानी की इस झील को लिटिल प्रेस्पा झील भी कहते हैं। अल्बानिया में इसका अधिकांश हिस्सा या तो दलदल में तब्दील हो गया है या सूख गया है। यह यूरोप की सबसे पुरानी टेक्टोनिक या विवर्तनिकी झीलों में से एक है और बाल्कन प्रायद्वीप की सर्वोच्च विवर्तनिक झील भी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1 अक्टूबर 2024 को भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या नई दिल्ली में? 1 अक्टूबर 2024 को भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 1 अक्टूबर 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई। भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता यानी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत वर्ष 1998 में हस्ताक्षरित समझौते के द्वारा की गई थी और भारत फ्रांस के मध्य जो राजनयिक संबंध हैं उनकी स्थापना 1947 में ही हो गई थी, जब भारत आज़ाद हुआ था। इसको करंट से अगर जोड़ें तो INS तंवर ने 2 से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास के 22वें संस्करण में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अक्टूबर 2024 में कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्टूबर 2024 में कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति दी है। और भारत सरकार ने इन 5 भाषाओं से पहले निम्नलिखित भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया था। मतलब ऑलरेडी जिन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है वो कितनी भाषाएं हैं? वो पहले से हैं 6 भाषाएं, और 5 और हो गई 11। तो सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 12/10/2004 को, यानी 12 अक्टूबर 2004 को। फिर संस्कृत को 2005 में, फिर तेलुगु को 2008 में, और कन्नड़ को भी 2008 में ही, 31 अक्टूबर 2008 को, 31 अक्टूबर 2008 को। मलयालम को 8 अगस्त 2013 को, और उड़िया को मिला था 1 मार्च 2014 को। उड़िया के बाद किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। जब इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था उसी साल ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया था कि किस नई भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो उसका उत्तर था उड़िया। और भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था, और पहली शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था तमिल को। तो पांचों की पांचों जो नई हैं उनको याद रखिएगा, ये आधार बेस बना के प्रश्न कर लेगा, तो जो छठी पुरानी है उनको पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंबई स्थित गैर लाभकारी संगठन प्रजा फाउंडेशन के द्वारा शहरी शासन सूचकांक जारी किया गया है। इस शहरी शासन सूचकांक के अनुसार शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए कौन सा है? ये करता कुछ इस तरह से ज़्यादा सही रहेगा। केरल है, केरल। ठीक है, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य केरल है। केरल के बाद दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, और तीसरा है महाराष्ट्र, और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है नागालैंड। मुंबई स्थित गैर लाभकारी संगठन प्रजा फाउंडेशन के द्वारा शहरी शासन सूचकांक 2024 जारी किया गया है। यह जो सूचकांक है वो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के सहयोग से प्रजा फाउंडेशन द्वारा तैयार किया जाता है। 2 चीज़ याद रखिएगा इसमें, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केरल है, और निम्न प्रदर्शनकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नागालैंड है। ठीक है, 5 वैसे लिखने थे तो 5 यहाँ पर एडेड नहीं किए गए हैं क्योंकि 5 की आवश्यकता है नहीं, पहला ही याद रखिएगा और उसी से अगर प्रश्न बनना होगा तो बन जाएगा। सर्वाधिक मतलब शीर्ष प्रदर्शनकर्ता केरल, और खराब प्रदर्शनकर्ता या निम्न प्रदर्शनकर्ता नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 6 पर आज अक्टूबर 2024 में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा कहाँ से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है? क्रूज भारत मिशन पहल की शुरुआत की गई है मुंबई बंदरगाह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। मिशन के बारे में जाने तो लक्ष्य क्या है इसका? मिशन का लक्ष्य है वर्ष 2029 तक भारत में क्रूज पर्यटकों की संख्या में 10 लाख तक की वृद्धि और 4 लाख रोजगार सृजित करना। उद्देश्य क्या है इस मिशन का? उद्देश्य है भारत के क्रूज पर्यटक के वैश्विक केंद्र बनने के दृष्टिकोण पर्यटन के वैश्विक केंद्र बनने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना और देश को अग्रणी वैश्विक क्रूज गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। ठीक है, विदेशों में तो ये काफ़ी सालों से चलती आ रही है चीज़ें। ठीक है, कि लोग क्रूज पर भी घूमने जाते हैं वहाँ पर। जैसे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के या मध्य भारत या दक्षिणी भारत के पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, बर्फ़ देखने के लिए जाते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी है पर्यटन की कि क्रूज पर भी जाएं, लोग पर्यटन को बढ़ावा दें। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सितंबर 2024 में आने वाले इन चक्रवातों को इनकी उत्पत्ति स्थल के साथ सही सुमेलित कीजिए। टाइफून यागी, हरिकेन जॉन,
हरिकेन हेलन, टाइफून क्रेथान। ये इनकी उत्पत्ति स्थल है। कहाँ पर ये उत्पत्ति इनकी हुई? इसमें जो भी करंट अफेयर्स है अक्टूबर या उससे पहले मंथ की है, ठीक है, जो सारी की सारी एग्ज़ाम्स में आएगी 22 दिसंबर को जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है। कोई भी नई करंट अफेयर्स नहीं है इसमें। नई मतलब हाल ही की, नवंबर की, 20 नवंबर के बाद की, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम में आनी है नहीं। देखिए टाइफून यागी उत्पन्न हुआ दक्षिण चीन सागर में। हरिकेन जॉन ये उत्पन्न हुआ मैक्सिको की खाड़ी में। हरिकेन हेलन ये उत्पन्न हुआ कैरेबियन सागर में। और टाइफून क्रेथॉन उत्पन्न हुआ दक्षिणी चीन सागर में। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। टाइफून यागी की जो उत्पत्ति है वो दक्षिणी चीन सागर में हुई 1 सितंबर 2024 को। प्रभावित क्षेत्र इसके फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। और इनकी एक श्रेणी होती है चक्रवातों की। हवा की तीव्रता के आधार पर चक्रवात की श्रेणी होती है। तो श्रेणी 5 में इसको रखा गया है, जो सबसे खतरनाक है। नामकरण इसका टाइफून यागी का नाम जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के द्वारा दिया गया। हरिकेन जॉन की उत्पत्ति हुई मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है, सितंबर 2024 में, 21 से 27 सितंबर 2024 को। प्रभावित क्षेत्र इसने मैक्सिको देश को प्रभावित किया और श्रेणी 3 में इसको वर्गीकृत किया गया है। हरिकेन हेलन की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई कैरेबियन सागर में 25 सितंबर 2024 को। प्रभावित क्षेत्र अमेरिका के पूर्वी टेनेसी, पश्चिमी वर्जीनिया और कैरोलिना राज्य। और श्रेणी की बात करें तो यह तूफान श्रेणी 4 में इसको वर्गीकृत किया गया है, मतलब खतरनाक से एक कम। टाइफून क्रेथान की बात करें तो दक्षिणी चीन सागर में इसकी उत्पत्ति हुई 30 सितंबर 2024 को। प्रभावित क्षेत्र इसका ताइवान और फिलीपींस। स्थानीय नाम है इसका जूलियन क्रेथान का। और इसे श्रेणी 4 में वर्गीकृत किया गया है। अब इससे रिलेटेड ये प्रश्न आ जाइए, श्रेणी निकल रही है तो श्रेणी को भी कवर कर लेते हैं। 252 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की गति से चलने वाले चक्रवातों को किस श्रेणी में रखा गया है? श्रेणी 1, श्रेणी 3, श्रेणी 4, श्रेणी 5। तो इनको रखा जाता है श्रेणी 5 में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए चक्रवातों का वर्गीकरण देखें तो चक्रवाती तूफानों को सैफिर सिम्पसन स्केल पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 1 से 5 रेटिंग तूफान की निरंतर वायु की गति पर आधारित है। श्रेणी 1 में 119 से 153 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति। श्रेणी 2 में 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 3 में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 5 में 252 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक। तो यह श्रेणी 5 है, ठीक है, चक्रवाती आगी के लिए। अब एक प्रश्न और इससे बनता है, इसको भी ज्योग्राफी से रिलेट करके बहुत पूछते हैं, ठीक है। 7वां जो प्रश्न है वो करंट अफेयर्स है और 8 और 9 जो है वो एक तरह से जीके हो गई, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ऐड करना उसको, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। सितंबर 2024 में आने वाले इन चक्रवातों को इनकी उत्पत्ति स्थल के साथ सही सुमेलित कीजिए। टाइफून, हरिकेन, बिलीबिली, टॉर्नेडो। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी पर प्रश्न है ये। तो टाइफून जो है वो चीन सागर में, हरिकेन कैरिबियन सागर में, विली विली बहुत पूछते हैं इसको मैच करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और टॉर्नेडो हो गया अमेरिका। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, ठीक है, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। देखिए यहाँ चक्रवातों के नाम, हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं चक्रवात को। कैरिबियन सागर में हरिकेन बोलते हैं। चीन सागर में टाइफून बोलते हैं। जापान में बोलते हैं ताइफू। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली। फिलीपींस में बागुइयो।
और अमेरिका में टोर्नेडो। और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हरिकेन, टाइफून, बिलीबिली, टोर्नेडो। हिंद महासागर का तो याद ही रखोगे आप, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे मेक इन इंडिया अभियान के पूरक के रूप में शुरू किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस पहल के लिए नोडल मंत्रालय है क्या? क्रिएट इन इंडिया चैलेंज मेक इन इंडिया अभियान के पूरक के रूप में इसको शुरू किया गया, ठीक है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बिल्कुल इसके लिए नोडल मंत्रालय है। तो करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल की चर्चा की। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल के बारे में जाने तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज मेक इन इंडिया अभियान के पूरक के रूप में शुरू की गई एक पहल है। और इसमें भारतीय निर्माताओं और उद्यमियों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने, मूल डिजाइन, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से मूल्य सृजन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नोडल मंत्रालय की बात करें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है। शुभारंभ 22 अगस्त 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा इसका किया गया। उद्देश्य क्या है? भारतीय व्यवसायियों, स्टार्टअप्स और व्यक्तियों को ऐसे नवीन उत्पाद, प्रौद्योगिकियां और सेवाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक हों। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। केंद्र सरकार के जल ही अमृत कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सभी ग्रामीण परिवारों को 2025 तक शुद्ध जल की उपलब्धता, या गंगा और यमुना नदी के जल को अपशिष्ट मुक्त करना, या सभी शहरी परिवारों को वर्ष 2026 तक अपशिष्ट मुक्त जल की उपलब्धता या अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार करना और उपचारित जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार करना और उपचारित जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार ने एक नई योजना जल ही अमृत को मंजूरी दी है। जल ही अमृत कार्यक्रम के बारे में जाने तो अमृत 2.0 मिशन के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया गया है। संबंधित मंत्रालय है केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार करना और उपचारित जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, ठीक है। इसलिए विकल्प बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश के नाम पर नई दिल्ली में एक सड़क का नाम रखा गया है? जमैका, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब। दिल्ली में एक सड़क का नाम जमैका रोड रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्या है कहानी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा जाएगा। सितंबर 2024 में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की यात्रा पर आए और यह जमैका के किसी प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। और जाने जमैका के बारे में तो ये जो जमैका है वो कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। राजधानी है इसकी किंगस्टन। मुद्रा है इसकी जमैकन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सितंबर 2024 में मारबर्ग वायरस के कारण निम्नलिखित में से किस देश में 6 लोगों की मृत्यु हो गई? भारत में, रवांडा में, युगांडा में, इंडोनेशिया में। पिछले 4 से 5 महीनों में इंडोनेशिया में जो मृत्यु हुई हैं वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुई है। बहुत ज्वालामुखी आते हैं इंडोनेशिया में, लेकिन यहाँ जो उत्तर है वो मारबर्ग वायरस के ऊपर है। मारबर्ग वायरस के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई रवांडा में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अफ्रीका महाद्वीप का देश है रवांडा। देखिए हाल ही में मारबर्ग वायरस के कारण रवांडा में 6 लोगों की मौत हो गई। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है और यह मारबर्ग वायरस के कारण होता है। यह एक आनुवंशिक रूप से अद्वितीय जूनोटिक आरएनए वायरस है। मारबर्ग और इबोला दोनों ही फिलोविरिडे परिवार के सदस्य हैं, यानी फिलोवायरस। और इस वायरस का नाम जर्मन शहर मारबर्ग से लिया गया है।
और इसी शहर में वर्ष 1967 में पहली बार इसकी पहचान एक प्रयोगशाला में हुई थी मार्बर्ग वायरस की। यह वायरस चमगादड़ों से मनुष्यों में फैल सकता है। ठीक है, एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, उसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। मार्बर्ग रोग के लिए अभी कोई भी उपचार या टीका नहीं है और इस रोग से मृत्यु दर लगभग 50% है। स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा मार्बर्ग वायरस के लिए वैक्सीन मौजूद है, तो गलत है वो स्टेटमेंट, क्योंकि कोई नहीं है। लक्षण क्या है इसके? बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, चपटे और उभरे हुए दाने निकलना शरीर पर, सीने में दर्द, गले में खरांश, मतली, उल्टी और दस्त। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस शहर में हिंद महासागर से उत्पन्न विषाणु चिकनगुनिया के प्रकोप का कारण बना है? हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई या पुणे? देखिए, पुणे में हालत अभी खराब थी बहुत। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। चिकनगुनिया बुखार मच्छरों से फैलने वाले वायरस से होने वाली बीमारी है। यह चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार पुणे और इसके आसपास के क्षेत्रों में चिकनगुनिया के प्रकोप का कारण हिंद महासागर से उत्पन्न विषाणु है। 30 सितंबर 2024 तक पुणे में इस वायरस के लगभग 3000 मामले सामने आ चुके हैं। और चिकनगुनिया के लक्षण अक्सर संक्रमित मच्छर के काटने के 2 से 7 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। लक्षण क्या है इसके? लक्षण वही हैं, अचानक तेज बुखार आना, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, आँख आना, ठीक है, जी मचलाना, उल्टी करना आदि। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए और अंतिम प्रश्न है। 15 प्रश्न एडेड थे इसमें। काजिंद सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ये कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हैं, उस पर प्रश्न बनता है, या फिर हाल ही में वो कहाँ आयोजित हुआ उस पर प्रश्न बन जाएगा। काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। तो 30 से 13 अक्टूबर 2024 तक भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद सैन्य अभ्यास औली उत्तराखंड में आयोजित किया गया। यह काजिंद सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण था। 8वां। इसे पहली बार वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था और यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसे दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें थल सेना और वायु सेना शामिल होती है काजिंद में, याद रखिएगा। तो 15 प्रश्न ये करंट अफेयर्स के थे, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप या कॉल करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को।